तो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं, अभी भारतीय सेना के द्वारा 76वां नंबर का इन्फेंट्री दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 27 अक्टूबर को। तो भारतीय सेना हर साल 27 अक्टूबर को पैदल सेना दिवस के रूप में मनाती है और इस बार ये इसका 76 नंबर का संस्करण है। अच्छा, इसे क्यों मनाते हैं हम 27 अक्टूबर को? तो ये दिन स्वतंत्र भारत की पहली सैन्य घटना की याद के रूप में मनाया जाता है, जब यानी कि 27 अक्टूबर 1947 को कश्मीर घाटी में पाकिस्तानी सेना और लश्कर आक्रमणकारियों ने जम्मू कश्मीर को हथियाने की कोशिश की थी। तब भारतीय सेना की सिख रेजिमेंट की पहली बटालियन ने भारतीय धरती पर पहले हमले पर जीत हासिल करने के लिए लड़ाई लड़ी थी। और याद रखना, इन्फेंट्री भारतीय सेना की सबसे बड़ी लड़ाकू शाखा है, जिसे युद्ध की रानी यानी कि क्वीन ऑफ बैटल के रूप में भी जाना जाता है। अच्छा, इसी से संबंधित 3 डे आपको और याद रखने हैं। आप जानते हो 15 जनवरी को थल सेना दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों? क्योंकि 15 जनवरी 1949 को जो फील्ड मार्शल थे KM करियप्पा, वो भारतीय थल सेना के पहले कमांडर इन चीफ बने थे, इसीलिए हम मनाते 15 जनवरी को थल सेना दिवस के रूप में। एक 26 जुलाई याद रखना है, कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि 26 जनवरी 1999 के दिन कारगिल युद्ध पे हमने विजय प्राप्त की थी और इसे ऑपरेशन विजय के नाम से जाना जाता है। और एक 16 दिसंबर याद रखना विजय दिवस के रूप में मनाते, विक्ट्री डे के रूप में। 1971 में भारत पाक युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत के उपलक्ष्य में ये दिन मनाते हैं। तो ये आप याद रखेंगे। हम बढ़ते आगे। बताओ, अभी हाल ही में निरस्त्रीकरण सप्ताह 2022 ये कब से कब तक मनाया जाएगा? तो आंसर होगा 24 से लेकर 30 अक्टूबर। तो निरस्त्रीकरण सप्ताह ये हर साल 24 से लेकर 30 अक्टूबर तक मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? शांति स्थापित करना। निरस्त्रीकरण, इसका मतलब यही होता है कि हथियारों का इस्तेमाल बंद कर देना ताकि दुनिया में शांति फैले। पर आपको बताइए, ये लोग सिर्फ दिन मनाते रहेंगे, इससे कुछ होना जाना नहीं है और हमारी करंट अफेयर्स बढ़ाते रहेंगे। पहली बार इसे 1978 में मनाया गया था, ये भी ध्यान रख लो। इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स डे, परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा आपका 26 सितंबर को। फिर बताइए, हर साल विलय दिवस मर्जर डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 26 अक्टूबर को। तो क्यों मनाते हैं 26 अक्टूबर को ये विलय दिवस, मर्जर डे? तो 26 अक्टूबर 1947 को उस समय जम्मू कश्मीर के जो राजा हुआ करते थे, महाराजा हरि सिंह, उन्होंने भारत के साथ विलय के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए थे, इसीलिए मनाते हैं। एक्चुअली में हुआ क्या था, तो पहले वहां के महाराजा थे, महाराजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर के, उन्होंने भारत में शामिल होने से पहले मना कर दिया था कि नहीं 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 नहीं, हमें शामिल नहीं होना, हमें तो स्वतंत्र रहना है। हमने कहा ठीक है, चलो बढ़िया है, अपने हिसाब से रहो। लेकिन पाकिस्तान तो हमारी तरह नहीं था ना, उसकी तो नीयत खराब हो गई, उसने जम्मू कश्मीर को अपने कब्जे में लेने के लिए आक्रमण कर दिया। तब जाकर के महाराजा हरि सिंह को अक्ल आई, बुद्धि आई कि पाकिस्तान में जाने से अच्छा है कि भैया हिंदुस्तान के साथ मिल जाओ, उसी में फायदा है। तो उन्होंने फिर भारत से मदद मांगी और 26 अक्टूबर 1947 को भारत के साथ विलय के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दिए। तो इसीलिए 26 अक्टूबर को ये दिन हम मनाते हैं। लेकिन तब तक पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के कुछ पोर्शन को अपने कब्जे में ले चुका था, उसी को आज हम POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के रूप में जानते हैं। लेकिन आप जानते हो, जम्मू कश्मीर भारत में तो आ गया था, लेकिन पूरी तरह से भारत में नहीं आया था। ये एक राज्य बना हुआ था जिसका खुद का एक संविधान था, खुद का एक फ्लैग था। पूरी तरह भारत में ये शामिल कब हुआ था? जब केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटा दिया था और फिर जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत में शामिल हुआ। फिर आपको पता है 31 अक्टूबर 2019 को हमने इसके 2 पार्ट कर दिए थे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, मतलब 2 यूनियन टेरिटरी में इसको डिवाइड कर दिया। इसीलिए 31 अक्टूबर को यूनिटी डे के रूप में भी मना। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय इंटरनेट दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 29 अक्टूबर को। तो पहली बार इंटरनेट के उपयोग का जश्न मनाने के लिए दुनिया भर में हर साल 29 अक्टूबर को इंटरनेशनल इंटरनेट डे के रूप में मनाया जाता है। ये दिन पहला इलेक्ट्रॉनिक संदेश भेजने का प्रतीक है, जिसे 1969 में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजा गया था। उस समय इंटरनेट को ARPANET के नाम से जाना जाता था, जिसका फुल फॉर्म आप ध्यान रखें, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। पहली बार इसे 2005 में मनाया गया।
अच्छा, इंटरनेट से याद रखना, एक सेफर इंटरनेट डे भी होता है जो कि फरवरी के दूसरे सप्ताह के दूसरे दिन मनाया जाता है, यानी कि हमने 8 फरवरी को मनाया। और याद रखना, भारत का पहला रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम कहाँ पे लॉन्च हुआ था? कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट में, बंदरगाह में। आप जानते हो अपनी इंटरनेट सेवा वाला पहला राज्य कौन सा बना? केरल। और भारतीय इंटरनेट के जनक का निधन हो गया अभी, उनका नाम भी याद रखना, बीके सिंघल। और बीके से एक अपॉइंटमेंट आपको जरूर याद आएगा, अभी 2022 में हमने पढ़ा था कि शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने, तो आंसर होगा, आप जानते हो भारत का पहला इंटरनेट रेडियो अक्ष, ये कहाँ पे लॉन्च हुआ? नागपुर में। और याद रखना, अभी नागपुर में सबसे लंबा डबल डेकर पुल का रिकॉर्ड भी बना है, जिसकी लंबाई है 3.14 किलोमीटर। और अभी अक्टूबर 2022 के महीने में फ्रीडम हाउस इंटरनेट इंडेक्स भी आया था, जिसमें भारत का स्कोर कितना था? 51। तो ये सारे पॉइंट्स तो आप ध्यान रखेंगे ही सही। साथ में हम अक्टूबर, चलो बताओ अभी हाल ही में विश्व स्ट्रोक दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 29 अक्टूबर को। तो हर साल 29 अक्टूबर को वर्ल्ड स्ट्रोक डे के रूप में मनाया जाता है। इसे आमतौर पर ब्रेन अटैक के रूप में भी जाना जाता है। और ये कब होती है? जब रक्त का थक्का यानी कि ब्लड क्लॉट होने के बाद मस्तिष्क के एक विशेष क्षेत्र में ऑक्सीजन की आपूर्ति, ऑक्सीजन की सप्लाई की कमी आ जाती है। इससे मस्तिष्क के उस पार्ट में खराबी आ सकती है, और अगर इसका तुरंत इलाज नहीं किया गया तो ये काफ़ी घातक भी हो सकता है। आपको याद है भी 29 अक्टूबर को हमने अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस के रूप में भी मनाया। 2-3 प्रश्न मैं आपसे पूछ लेता हूँ डे से रिलेटेड, और देखते हैं फिर वो किस किस को आता है। एक तो बताओ, हमने नेशनल डॉल्फिन डे कब मनाया? और पहली बार अभी विश्व स्लॉथ बियर दिवस, ये हमने कब मनाया, ये भी बताओ। और एक और बताओ, वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे, ये कब मनाया? ये 3 प्रश्नों के उत्तर दे दो आप, हम बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, ये भी अच्छा प्रश्न है कि अभी यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से किस दिन को भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाने के लिए कहा है? तो आंसर होगा 11 दिसंबर। तो अभी यूजीसी यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भारत के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को हर साल 11 दिसंबर को भाषा सद्भाव बनाने और भारतीय भाषाओं को सीखने के लिए अनुकूल वातावरण विकसित करने के लिए भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाने के लिए कहा है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना। आप पढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी अक्टूबर 2022 में किसे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा संगीता वर्मा को। तो अभी तक इसके जो अध्यक्ष थे कौन थे? अशोक कुमार गुप्ता, लेकिन वो अभी 25 अक्टूबर को रिटायर्ड हो गए। तो अभी सरकार ने संगीता वर्मा को इसका कार्यवाहक अध्यक्ष यानी कि एक्टिंग चेयरपर्सन नियुक्त किया है। 3 महीने के लिए ये कार्य करेंगे इस पद पर। क्या नाम है? संगीता वर्मा। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें, स्थापना होती है सन 2003 में, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है, और उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? धनेन्द्र कुमार थे। आप जानते हो अभी इसरो के आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक कौन बने? शंकर सुब्रमण्यम। अभी हमारे नए राजस्व सचिव कौन बने थे? संजय मल्होत्रा। और अभी क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने थे? जक्षय शाह बने थे। तो नाम ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर बताओ, अक्टूबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र की वायु परिवहन समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो आंसर होगा शेफाली जुनेजा को। तो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, इसमें भारत की प्रतिनिधि हैं शेफाली जुनेजा, जिनको संयुक्त राष्ट्र की विशेष विमानन एजेंसी की वायु परिवहन समिति की अध्यक्ष चुना गया है। और इनका नाम इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 28 साल के बाद कोई भारतीय इस पद पर आया है। और शेफाली जुनेजा की बात करें तो ये अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली महिला है। अच्छा, ATC यानी कि वायु परिवहन समिति, ये 1944 में शिकागो कन्वेंशन के द्वारा बनाई गई अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की एक स्थायी समिति है। और आप जानते हो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का हेडक्वार्टर कहां पर है? मॉन्ट्रियल, कनाडा में। बाकी अभी यूनाइटेड नेशन में भारत की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन बनी है? रुचिरा कंबोज बनी है। कांग्रेस के अभी नए अध्यक्ष बने थे मल्लिकार्जुन खड़गे। और अभी 27वीं लेखा महानियंत्रक, कॉम्प्ट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, ये बनी है भारती दास।
ये नाम याद रखना। बढ़ते आगे। अब बताओ कि कौन सा देश 2023 में 91वीं यानी कि 91 नंबर के इंटरपोल महासभा की मेजबानी करेगा? तो आंसर होगा ऑस्ट्रिया। आपको याद है भी इंटरपोल की 90th नंबर की महासभा ये भी 18 से लेकर 21 अक्टूबर 2022 तक नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। और अब अगले साल यानी कि 2023 में इसकी 91 नंबर की जो बैठक है उसका आयोजन कहाँ पे होगा? ऑस्ट्रिया में होगा। ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में। और अभी नई दिल्ली में जो इसकी 90 नंबर की बैठक हुई थी वहीं पे इसमें पहला ग्लोबल पुलिस मेटावर्स भी लॉन्च हुआ था, ये भी आपको याद होगा। इंटरपोल इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। ये एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया भर में पुलिस सहयोग और अपराध नियंत्रण की सुविधा प्रदान करता है। स्थापना इसकी होती है 1923 में। हेडक्वार्टर जरूर याद रखना आप, लियोन फ्रांस में है और इसके अध्यक्ष अभी नए बने थे, अहमद नासर अल रईसी नाम है, ये याद रखना। अच्छा, यहाँ पे जो ऑस्ट्रिया है इसकी जो कैपिटल होती है वियना, इससे भी प्रश्न बन जाता है कि ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो आंसर होगा डैन्यूब नदी के किनारे। और ओपेक का हेडक्वार्टर कहां पर है? ये भी वियना में है, ये भी याद रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, 6 से लेकर 18 नवंबर 2022 तक संयुक्त राष्ट्र की 27वीं जलवायु परिवर्तन बैठक यानी कि कोप 27, इसका आयोजन कहां पे होगा? तो आंसर होगा मिस्र में। मिस्र यानी कि इजिप्ट में। तो संयुक्त राष्ट्र की 27वीं जलवायु परिवर्तन बैठक यानी कि कोप 27 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये 6 से लेकर 18 नवंबर 2022 तक मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजित की जाएगी। और इस तरह से अफ्रीका 5वीं बार किसी जलवायु सम्मेलन को होस्ट कर रहा है। ये जो कोप 27 है ये 3 मुख्य क्षेत्रों पर केंद्रित होगा, जैसे कि उत्सर्जन को कम करना, देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद करना और तकनीकी सहायता प्रदान करना तथा विकासशील देशों के लिए धन प्राप्त करने में मदद करना। ये तो कोप 27 की बात हो गई, आपने पढ़ लिया, इजिप्ट में हो रहा है 2022 में। अगर बात करें पिछला वाला कोप 26 कब हुआ था और कहां पे हुआ था? 2021 में हुआ था, स्कॉटलैंड ग्लासगो में। और अगले साल कोप 28 ये कहां पे होगा? यूनाइटेड अरब अमीरात में होगा। अच्छा, इसकी पहली बैठक यानी कि बात करें कोप 1 की, तो वो कब और कहां पे हुई थी? तो 1995 में हुआ था बर्लिन जर्मनी में, ये आप याद रखना। बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, फरवरी 2023 में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आंसर होगा फिजी। तो फिजी देश ये अगले साल 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी करेगा। कब से कब तक? 15 से लेकर 17 फरवरी 2023 तक। और इसी के साथ फिजी देश ये विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित करने वाला प्रशांत क्षेत्र का पहला देश बन जाएगा। और इसमें भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कौन करेंगे? हमारे विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर। और आपको बता दूं कि फिजी हिंदी को फिजी की संविधान में राष्ट्रभाषा के रूप में शामिल किया गया है। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि विश्व हिंदी सम्मेलन सबसे पहले ये कहाँ पे हुआ था? नागपुर में हुआ था 1975 में। अभी ये इसका 12वां संस्करण है जो होगा फिजी में 2023 में। और हिंदी से आपको याद आएगा, एक होता है वर्ल्ड हिंदी डे जो 10 जनवरी को होता है और नेशनल हिंदी डे होता है 14 सितंबर को। आप जानते हो हिंदी में MBBS की पढ़ाई कराने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। और हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 ये किसे मिला था? दया प्रकाश सिन्हा को सम्राट अशोक के लिए। और अंग्रेजी का मिला था नमिता गोखले को थिंग टू लीव बिहाइंड के लिए। बाकी बात फिजी की है तो ये रहा मैप में फिजी, ये ओशिनिया महाद्वीप में आता है, ऑस्ट्रेलिया के साइड में है, न्यूजीलैंड के ऊपर आप देखोगे तो। कैपिटल इसकी सुआ है और करेंसी होती है फिजी डॉलर। प्रधानमंत्री हैं फ्रैंक बैनिमरामा, याद रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अक्टूबर 2022 में दिल्ली के उपराज्यपाल ने एक मुश्त संपत्ति पर किस नाम से माफी योजना शुरू की? तो आंसर होगा समृद्धि। अब पहले तो आप ये बताओ कि दिल्ली के उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? विनय कुमार सक्सेना है। तो अभी उन्होंने ही एक मुश्त संपत्ति कर माफी योजना जिसका नाम है समृद्धि, इसको शुरू किया है। तो इस योजना के तहत आवासीय संपत्ति के मालिक केवल वर्तमान और पिछले 5 वर्षों की मूल संपत्ति पर कर राशि का भुगतान कर सकते हैं।
वैसे आपको बता दूं कि भारत में संपत्ति कर नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा अचल संपत्ति पर लगाया जाता है। ये संपत्ति के मूल्य पर आधारित है। हालांकि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार तो नहीं है, लेकिन ये एक मूल्यवान संवैधानिक अधिकार है। अच्छा चलो बताओ, अभी मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना कहाँ पे शुरू हुई थी? तो आंसर होगा दिल्ली में ही। और भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क ये कहाँ पे बनेगा? दिल्ली में। और भारतीय रेलवे कहाँ पे सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी स्थापित करेगा? किशनगंज, दिल्ली में। और इस साल जो प्रो कबड्डी लीग का आयोजन हुआ था, जो कि 8वां संस्करण था, उसको किसने जीता? दबंग दिल्ली ने पटना पायरेट्स को हराकर। याद रखना ये। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में किस राज्य या यूनियन टेरिटरी के सांसद ने मैं भी सुभाष अभियान शुरू किया है? तो आंसर होगा लद्दाख। तो लद्दाख के सांसद हैं जामयांग सेरिंग नामग्याल। अभी इन्होंने लेह में मैं भी सुभाष नाम से एक अभियान को शुरू किया है। इसे संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से शुरू किया गया। वैसे संस्कृति मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी है। अच्छा, इस अभियान का उद्देश्य क्या है? स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी के योगदान के बारे में जागरूकता पैदा करना। मतलब एक तरह की ये प्रदर्शनी होगी। अच्छा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस को यानी कि 23 जनवरी को हम मनाते हैं पराक्रम दिवस के रूप में। ये नया डे है, इसको याद रखना। और आपको लेटेस्ट याद होगा, अभी प्रधानमंत्री जी ने नेताजी की एक स्टेचू, एक प्रतिमा का अनावरण किया था इंडिया गेट पर, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 28 फीट ऊंची है। और वैसे हावड़ा कालका मेल ट्रेन का नाम नेताजी एक्सप्रेस रखा गया, ये भी याद रखना। अब आप मुझे बता दो कि नेताजी के नाम पे एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी आपको मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? तो याद रखना, कोलकाता में। कोलकाता इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ही कहते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इनके नाम पे एक आइलैंड भी है अंडमान निकोबार में, जो रॉस द्वीप है, उसका नाम इनके नाम पे रखा गया है। और आप जानते ही हो 1944 में नेताजी ने आजाद हिंद फौज को एक नारा दिया था। कौन सा नारा? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी अक्टूबर 2022 में भारतीय रेलवे ने कौन सा अभियान शुरू किया है? तो आंसर होगा मेगा सुरक्षा अभियान। तो अभी भारतीय रेलवे ने अभी 28 अक्टूबर से एक मेगा सुरक्षा अभियान शुरू किया। यह अभियान 1 महीने के लिए है। उद्देश्य क्या है इस अभियान का? अचल संपत्तियों, लोकोमोटिव और रोलिंग स्टॉक्स के रख रखाव में किसी भी तरह की कमी को दूर करना और भारतीय रेलवे से संबंधित सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना। मतलब भारतीय रेलवे सुनिश्चित करेगा कि मौजूदा प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है और इसमें सुरक्षा से जुड़ी तमाम चीजों पर नजर रखी जाएगी। आप जानते हो हमारे रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव हैं। और रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ का नाम है विनय कुमार त्रिपाठी। अच्छा, अभी यूपी पीईटी में एक प्रश्न पूछा गया था कि भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ये होगी, बता सकते हो कौन सी? कोलकाता मेट्रो। किस नदी के नीचे? हुगली नदी के नीचे। और आप बताओ कि भारत गौरव योजना के तहत पहली निजी ट्रेन ये कहां से कहां चली? कोयम्बटूर से शिरडी साई बाबा तक। कोयम्बटूर ये तमिलनाडु में है और शिरडी साई बाबा ये महाराष्ट्र में है, यानी कि तमिलनाडु और महाराष्ट्र के बीच में चली। आप जानते हो भारत में फादर ऑफ रेलवे किसे कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी, क्योंकि इन्हीं के समय भारत की पहली ट्रेन चली थी मुंबई से ठाणे। कब? 1853 में। आप जानते हो अभी रेल यूनिवर्सिटी जो वडोदरा में है उसका नाम बदल के गति शक्ति यूनिवर्सिटी कर दिया गया। अच्छा ये बताओ, वंदे भारत ट्रेन जो पहली वाली है वो कहां से कहां चली? दिल्ली और वाराणसी के बीच में। और एक और प्रश्न बनेगा कि भारतीय रेलवे ने भारत का पहला स्वदेशी हाइपरलूप विकसित करने के लिए अभी किस आईआईटी के साथ समझौता किया? तो आंसर होगा आईआईटी मद्रास। और आपसे पूछा जा सकता है कि किस समिति की सिफारिश पे रेल बजट का आम बजट में विलय कर दिया गया था? तो आंसर होगा विवेक देबरॉय समिति। और इसका उल्टा पूछेंगे कि किस समिति की सिफारिश पे रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया? तो आंसर होगा एकवर्थ कमीशन की सिफारिश पे। अच्छा, कवच क्या है? कवच तो ये स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है। मतलब अगर एक ही पटरी पे आमने सामने 2 ट्रेन आ जाती है तो उनको टकराने से रोकने का काम करेगा ये कवच। अब एक प्रश्न का उत्तर आप लोग दो कि जो रेल मंत्रालय है ये देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी कहाँ पे बनाएगा? और ये भी बताओ कि भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन ये किस शहर में बन रहा है? हम बढ़ते आए। चलो बताओ, हाल ही में किस राज्य ने
महिला अनुकूल पर्यटन परियोजना को शुरू किया है? तो आंसर होगा केरल। तो अभी केरल राज्य पर्यटन विभाग ने महिलाओं के लिए सुरक्षित और स्वच्छ स्थलों को सुनिश्चित करने के लिए महिला अनुकूल पर्यटन परियोजना को शुरू किया है। तो सभी महिला टूर पैकेज जिसमें भोजन, आवास, परिवहन और सामुदायिक गाइड शामिल है, जिनका महिलाओं के द्वारा नियंत्रित और संचालित किया जाएगा। चलिए फिर बताइए, अक्टूबर 2022 में किसने बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध को रोकने के लिए कुंजप नाम से मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा केरल। तो अभी केरल के जो मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन, उन्होंने राज्य में बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों को रोकने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है कुंजप नाम से। इसे राज्य सरकार के महिला व बाल विकास विभाग के द्वारा तैयार किया गया है। तो इस कुंजप एप्लीकेशन पे जनता के द्वारा रिपोर्ट किए गए प्रकरणों पर जिला स्तर पर त्वरित प्रतिक्रिया दल बनाकर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, साइबर से आपको याद आएगा, इसी साल की बात है, नाटो ने दुनिया की सबसे बड़ी साइबर एक्सरसाइज का आयोजन किया था। कहां पे? एस्टोनिया में, जिसका नाम था लॉक्ड शील्ड 2022। और इसी तरह से आपको याद आएगा, भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम और पावर सीसर्ट ने साइबर सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया था और उसका नाम था पावर एक्स 2022। चलो आप मुझे बताओ, नाटो साइबर डिफेंस ग्रुप को ज्वाइन करने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बना था? तो आंसर होगा साउथ कोरिया। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा राज्य भारत की पहली साइबर तहसील बनाएगा, तो फिर आपका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। फिर बताओ, अभी अक्टूबर 2022 में किस देश ने वाणिज्यिक खेती और भांग के वितरण को मंजूरी दे दी है? तो आंसर होगा जर्मनी। तो अभी जर्मन सरकार ने उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है जो राज्य लाइसेंस प्राप्त और नियंत्रित वाणिज्यिक खेती कर रहे हैं। तो अब ये प्रस्ताव उन्हें भांग के वितरण की अनुमति देगा। इसके अलावा व्यक्तिगत उपभोग के लिए 20 से 30 ग्राम भांग प्राप्त करना और रखना भी कानूनी होगा। और इस तरह से जर्मनी माल्टा देश के बाद भांग को वैध बनाने वाला दूसरा यूरोपीय संघ का देश बन गया है। ये पॉइंट भी याद रखना। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी भांग की खेती को खत्म करने के लिए किस भारतीय राज्य ने एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन परिवर्तन, तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश ने। फिर बताइए, अभी हाल ही में चाइना को पीछे छोड़कर भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा नीदरलैंड। मतलब वो कौन सा देश है जिसे भारत तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है? तो अब वो है नीदरलैंड। तो नीदरलैंड ये चाइना और बांग्लादेश को पछाड़कर भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार यानी कि एक्सपोर्ट मार्केट बन गया है। अभी रिपोर्ट से हमें पता चला कि वित्त वर्ष 2022-23 में अगस्त महीने तक भारत और नीदरलैंड के बीच में जो निर्यात बाजार है वो $7.5 बिलियन तक पहुंच चुका है। वहीं पहले और दूसरे स्थान की बात करें तो भारत सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है यूएसए को, फिर यूनाइटेड अरब अमीरात को और फिर नीदरलैंड। नीदरलैंड को डच भी कहते हैं, यहाँ के लोगों को डच पीपल्स कहते हैं। और कैपिटल इसकी एम्स्टर्डम है, करेंसी इसकी यूरो है, प्रधानमंत्री है मार्क रूटे। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए ना एग्जाम में कि अभी दुनिया का सबसे बड़ा कैनाल लॉक का उद्घाटन ये कहाँ पे किया गया था, तो आंसर होगा नीदरलैंड में। और नीदरलैंड की जो कैपिटल है एम्स्टर्डम, यहीं पे दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील पुल भी खुला है। ये भी याद रखना। आप बढ़ते आगे। चलो बताओ, दुनिया का 10वां सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली। तो एविएशन एनालिटिक्स फर्म ऑफिशियल एयरलाइन गाइड की रिपोर्ट के अनुसार इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि दिल्ली में है, ये दुनिया का 10वां सबसे व्यस्ततम यानी कि बिजिएस्ट एयरपोर्ट बन गया है। 2019 में ये 14वें स्थान पे था, अभी ये 10वें स्थान पर है। अब बात करें कि दुनिया का सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट कौन सा है, तो ये है अमेरिका का अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सेकंड नंबर पे यूनाइटेड अरब अमीरात का दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और तीसरे स्थान पर है जापान का टोक्यो हनेडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, ये आपका होमवर्क प्रश्न मानो, कि प्रधानमंत्री जी ने अभी देवगढ़ एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था, ये कहां पर है? और इसी तरह से अभी अरुणाचल प्रदेश में भी तीसरा एयरपोर्ट बन रहा है और उसका नाम क्या है?
डोनी पोलो एयरपोर्ट। चलो एक और प्रश्न का उत्तर दो कि अभी किस एयरपोर्ट का नाम भगत सिंह के नाम पे रखा गया। तो इसका उत्तर मैं आपको बता रहा हूं। तो इसका उत्तर होगा चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और आपको याद होगा इसी साल स्काई ट्रैक्स 2022 वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट चुना गया था कतर के हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। चलो ये बताओ अभी किस हवाई अड्डे को मिशन सेफ गार्डिंग के लिए एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था। तो आंसर होगा कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। और अभी याद रखना लेह हवाई अड्डा ये देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बन गया है। बाकी हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री सिविल एविएशन मिनिस्ट्री किसके पास है? ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास है। अभी स्टील मंत्रालय का एडिशनल चार्ज भी इन्हीं के पास है। याद रखना ये सारे पॉइंट्स बढ़ते आगे। फिर बताइए हाल ही में किस शहर ने दुनिया की पहली मुंह से ली जाने वाली कोविड-19 वैक्सीन देनी शुरू कर दी है? तो आंसर होगा शंघाई। तो अभी चाइना के शंघाई ने दुनिया की पहली मुंह से ली जाने वाली कोविड-19 वैक्सीन देनी शुरू कर दी है। तो एक मिस्ट के रूप में वैक्सीन को मुंह के जरिए लिया जाता है और इसे उन व्यक्तियों को बूस्टर खुराक के रूप में मुफ्त में दिया जा रहा है जिन्हें पहले से वैक्सीन लगी हुई है। इसे कैंसिनो बायोलॉजिक्स इंक ने बनाया है। तो मुंह से ली जाने वाली वैक्सीन वायरस को श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाकी हिस्सों में पहुंचने से पहले ही रोक सकती है, जिसमें बड़ी बूंदें मुंह और गले के कुछ हिस्सों में जाकर के शरीर को बचाव के लिए तैयार करेंगी, जबकि छोटी बूंदें शरीर में अंदर जाएंगी। आपको याद है शंघाई ये किस नदी के किनारे स्थित है? यांगत्से नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है। और बताओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो शंघाई आ गया तो शंघाई आंसर मत कर देना। इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में, जो कि चाइना की कैपिटल है। याद रखना ये। बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ अक्टूबर 2022 में किस देश में पहले आसियान भारत स्टार्टअप महोत्सव का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा इंडोनेशिया। तो अभी हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव हैं डॉक्टर श्रीवरी चंद्रशेखर। उन्होंने अभी इंडोनेशिया में पहले आसियान भारत स्टार्टअप महोत्सव का उद्घाटन किया। ये आसियान देशों और भारत के बीच विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार में सहयोग को मजबूत करेगा। अच्छा, आसियान की बात करें तो दक्षिण पूर्व एशिया में 10 सदस्य देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक संघ है। ये स्थापना हुई थी इसकी 1967 में। फुल फॉर्म क्या होती है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। हेडक्वार्टर मिलेगा इंडोनेशिया जकार्ता में। वैसे अभी आप जानते हो इंडोनेशिया की नई कैपिटल क्या है? नूसंतारा। ये भी याद रखना। और इसमें 10 सदस्य देश हैं। कौन कौन से? ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। अब आप पूछोगे कि अभी 2022 में इसकी अध्यक्षता किसके पास है? तो आंसर होगा कंबोडिया के पास है। और इसका नवीनतम देश भी कंबोडिया ही है, ये भी याद रख लो। और अगले साल इसकी अध्यक्षता होगी इंडोनेशिया के पास में। अब मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो आप जानते हो पुरुषों का बैडमिंटन टूर्नामेंट कहा जाता है थॉमस कप, और महिलाओं का बैडमिंटन टूर्नामेंट कहा जाता है उबेर कप को। तो आप ये बताओ थॉमस कप इस बार किसने जीता और किसको हरा करके जीता? उसी तरह से उबेर कप के बारे में भी बताओ। हम बढ़ते हैं आगे। अब बताइए हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेटरों को पुरुष क्रिकेटरों के बराबर फीस देने की घोषणा की गई है? तो आंसर होगा भारत। तो अभी बीसीसीआई के जो सचिव हैं कौन है? जय शाह, अमित शाह के बेटे हैं। अभी उन्होंने ये घोषणा की है कि भारत की महिला क्रिकेट खिलाड़ियों को भी पुरुष क्रिकेट खिलाड़ियों के बराबर फीस मिलेगी। तो टेस्ट मैच के लिए 15 लाख रुपए, ओडीआई के लिए 6 लाख रुपए और T20 के लिए 3 लाख रुपए फीस दी जाएगी। पहले हम बीसीसीआई की बात करते हैं। बोर्ड ऑफ क्रिकेट काउंसिल इन इंडिया। स्थापना होती है 1928 में। मुंबई में हेडक्वार्टर है और अभी इसके नए अध्यक्ष बने थे। नया अपॉइंटमेंट वाला प्रश्न आ गया। 36 नंबर के अध्यक्ष बने थे रॉजर बिन्नी। किसकी जगह? सौरव गांगुली की जगह। सचिव जय शाह हैं और इसके उपाध्यक्ष पूछेंगे तो राजीव शुक्ला है। अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, इसी प्रश्न से संबंधित है वो, कि इससे पहले किस देश ने महिला और पुरुष क्रिकेटरों को बराबर पैसा देने की घोषणा की थी? बताओ, हमने पढ़ा था ये प्रश्न कई बार। तो आंसर होगा न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने। आप जानते हो वुमेन्स इक्वलिटी डे, महिला समानता दिवस कब होता है?
26 अगस्त को होता है। और अगर आपसे पूछे सबसे पहले किस देश ने महिलाओं को वोटिंग राइट्स दिए थे, तो फिर उत्तर हो जाएगा न्यूजीलैंड। आप जानते हो इंटरनेशनल वुमेन डे कब मनाते हैं? 8 मार्च को। और हमारे यहाँ पे नेशनल वुमेन्स डे कब मनाते हैं? 13 फरवरी को, सरोजिनी नायडू जी की जयंती को। सरोजिनी नायडू जानते हो ना, भारत की पहली महिला गवर्नर थी ये। और पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। ये दोनों उत्तर प्रदेश की बनी थी। वैसे पहली महिला डिफेंस मिनिस्टर कौन थी हमारी? निर्मला सीतारमण। यहाँ फुल टाइम की बात कर रहे हैं। अच्छा, पहली महिला रेलवे मंत्री कौन थी? तो आप जानते ही हो, ममता बनर्जी थी। अच्छा, महिलाओं की बात चल रही है तो कुछ और प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, पर इनके उत्तर मैं नहीं दूंगा, अब आप ही को देने। बताओ कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? और अगर पूछा जाए कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, तो वो भी बताओ। यूनाइटेड नेशन महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन रही? और लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी? और हमारी पहली महिला चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? ये भी बताओ। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहा हूँ, अच्छा प्रश्न है ये, कि अभी हाल ही में किसने सुल्तान जोहोर हॉकी कप खिताब को जीत लिया है? तो आंसर होगा भारत ने। तो अभी भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने अपना तीसरा सुल्तान जोहोर हॉकी कप का खिताब जीत लिया है। ये भी 22 से लेकर 29 अक्टूबर तक हुआ था। ये इसका 10वां संस्करण था। और इसमें भारत ने किसको हराया? ऑस्ट्रेलिया को हराया। ये कहाँ पे हुआ था? मलेशिया में हुआ था। और भारत ने इसको जीत लिया है। ये अंडर 21 पुरुषों की अंतर्राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप है। तो अब याद रखना, भारत और ग्रेट ब्रिटेन इसे 3-3 बार जीत चुके हैं। बात करोगे पहली बार कब हुआ था? तो 2011 में हुआ था, लेकिन कोविड के कारण 2020 और 2021 वाला संस्करण नहीं हुआ था। तो इस तरह से आप देखोगे इस बार ये इसका 10वां संस्करण था। और आप देखोगे अभी FIH प्रो लीग में किस देश की महिला हॉकी टीम पहले स्थान पर रही थी? तो आंसर होगा अर्जेंटीना। और FIH हॉकी 5S का पहला खिताब अभी भारत ने जीता था, पोलैंड को हरा करके। और कहाँ पे हुआ था ये लुज़ेन स्विट्जरलैंड में हुआ था। वैसे इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का हेडक्वार्टर भी आपको लुज़ेन स्विट्जरलैंड में ही मिलेगा। और अगर आपसे पूछे कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हरा करके ब्रॉन्ज मेडल जीता था? तो आंसर होगा जर्मनी को हरा करके। और एक अपॉइंटमेंट भी याद रखना कि अभी हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने? तो आंसर होगा दिलीप तिर्की। और पंजाब में मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम बदल के बलबीर सिंह सीनियर के नाम पे रख दिया गया। वहीं भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ पे बन रहा है? उड़ीसा के राउरकेला में बन रहा है, जिसका नाम बिरसा मुंडा के नाम पे रखा गया है। और आप जानते हो 2023 में जो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप होंगे वो उड़ीसा में ही होंगे। अच्छा, हॉकी से संबंधित कुछ कप एंड ट्रॉफीज की बात करते हैं। तो एक तो ये हो गया, याद रखना, सुल्तान जोहोर कप, एक अजलान शाह कप होता है, एक आगा खान कप होता है, एक नेहरू कप होता है, एक ध्यानचंद कप होता है, एक रंगास्वामी कप होता है, एक सिंधिया कप होता है और एक रणजीत सिंह कप होता है। ये कुछ फेमस कप एंड ट्रॉफीज हैं, ये आप याद रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में दुनिया के सबसे गंदे आदमी अमो हाजी का निधन हो गया। वे किस देश के थे? तो आंसर होगा ईरान। तो ईरान के रहने वाले थे अमो हाजी, जिनका भी 94 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। अच्छा, अब आपके मन में आ रहा होगा कि इन्हें दुनिया का सबसे गंदा आदमी क्यों कहा जाता था? क्योंकि वो दशकों से नहाए नहीं थे। जैसे कि आप नहीं नहाते हो सर्दियों में, वो तो गर्मी में भी नहीं नहाते थे। देखो, आपके सीनियर थे वो। अच्छा, वो नहाते क्यों नहीं थे? तो उन्हें लगता था कि वे नहाएंगे तो वो बीमार हो जाएंगे। लेकिन अभी कुछ महीने पहले वहाँ के कुछ ग्रामीण लोगों ने उन्हें जबरदस्ती पकड़ के नहला दिया कि नहाओ यार चचा यार, बहुत गंद फैला रखी है। लेकिन फिर कुछ समय के बाद वो बीमार पड़ गए और फाइनली उनका निधन हो गया। और इनके ऊपर 2013 में उनके जीवन पर द स्ट्रेंज लाइफ ऑफ अमो हाजी नाम की एक शॉर्ट फिल्म भी बनी थी। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में प्रसिद्ध कलाकार नील पवन बरुआ का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे किस राज्य से थे? तो आंसर होगा असम। तो अभी असम के प्रख्यात कलाकार थे नील पवन बरुआ। इनका भी 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो बरुआ ये अपने चित्रों को चित्रित करने के लिए असामान्य माध्यमों का उपयोग करने के लिए जाने जाते थे। उन्होंने वृंदा बनिवास्त्र की कला को पुनर्जीवित करने के लिए 1971 में गुवाहाटी में असम ललित कला और शिल्प सोसाइटी की स्थापना की थी।
और 2021 में उन्हें असम सरकार के द्वारा असम सौरभ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अभी आप जानते हो असम सरकार ने रतन टाटा जी को असम का जो सर्वोच्च सम्मान है असम वैभव उससे भी सम्मानित किया था। और आप जानते हो भी दुनिया के सबसे गंदे आदमी का निधन हो गया जो कि ईरान से थे। गंदे से मतलब है कि वो दशकों से नहाए नहीं थे तो उनको टैग मिला हुआ था या वो मशहूर थे दुनिया के सबसे गंदे आदमी से। उनका नाम पूछा जा सकता है या देश का नाम आपसे पूछा जा सकता है। उनका नाम था अमो हाजी, वो ईरान से थे, याद रखना। और अभी भारतीय इंटरनेट के जनक का निधन हो गया, उनका नाम था BK सिंगल। और राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष कौन थे जिनका निधन हो गया? जयंती पटनायक, एक पॉन्ड मैन के नाम से मशहूर थे, कलमाने कामेगौड़ा, इनका भी निधन हो गया, ये कर्नाटक से थे। और मुझे बताओ कन्नड़ के कबीर के नाम से कौन फेमस थे जिनका निधन हुआ? इब्राहिम सुतार। और 1 रुपए के डॉक्टर के नाम से मशहूर थे शुभोमन बंदोपाध्याय, उनका भी निधन हो गया, वो पश्चिम बंगाल से थे। तो ये भी कुछ चर्चा में थे व्यक्ति, इनको याद रखना। और हाँ, अगर आप में से कोई इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हो और अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो इसके अलावा 2 अच्छी चीजें आपके लिए और हमने स्टार्ट की है। डेली आपको 10 स्टैटिक क्वेश्चंस का क्विज करने को मिलेगा। और वो स्टैटिक क्वेश्चन कौन से होंगे? जो आपके करंट अफेयर्स में बने हुए हैं। मतलब जो भी टॉपिक आपके करंट अफेयर्स में बना हुआ है वहीं से स्टैटिक प्रश्न निकाल करके, जैसे कोई देश आ गया तो उसकी कैपिटल आपसे पूछ ली, उसकी करेंसी पूछ ली, उसके प्रधानमंत्री पूछ लिए, या कोई ऑर्गेनाइजेशन आ गया तो उसका हेडक्वार्टर पूछ लिया, उसकी स्थापना, उसकी प्रेसिडेंट कौन है, ये पूछ लिए। तो इस तरह से स्टैटिक प्रश्न बना करके आपसे क्विज लगवाई जा रही है। डेली 10 क्वेश्चन मिलेंगे, न ज्यादा न कम। तो एक साथ इतना ज्यादा भी डोज नहीं मिलेगा कि आपके ऊपर भी बर्डन पड़े, और इतना कम भी नहीं मिलेगा कि आपको भी लगे यार थोड़े और हो जाते। तो 10 क्वेश्चन सही है, मतलब मुश्किल से 1 या 2 मिनट लगेंगे ताकि आपका ज़्यादा समय भी खराब ना हो। और इस तरह से आप देखोगे बूंद बूंद से आपका घड़ा भी भर जाएगा। और इसी के साथ अगर आपके एग्जाम में साइंस आती है तो जनरल अवेयरनेस की क्विज भी हमने स्टार्ट की है। वहाँ भी आपको डेली 10 क्वेश्चन मिल रहे हैं, और वो भी 10 क्वेश्चन कौन से हैं जो आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो उससे भी आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कई बार दूसरे एग्जाम्स में रिपीट हो जाते हैं। तो आप उनको भी लगाओ, उससे भी आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा ही होगा। और अगर आपको लगता है कि मेरे को तो साइंस आती है, करने की क्या जरूरत है, तो फिर तो आपको जरूर लगाना चाहिए। आप खुद का टेस्ट लगाओ, खुद का एनालिसिस करो कि भैया कितनी आती है, पता लग जाएगा। अगर आती है क्वेश्चन सही करोगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और नहीं आते होंगे, कोई क्वेश्चन गलत चल जाएंगे तो अभी समझ जाओगे। और उस तरह का प्रश्न आके आपके एग्जाम में आया तो आपको बेनिफिट होगा, तब आपको अच्छा लगेगा। तो क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इन सभी प्रश्नों का क्विज भी वहीं पे मिल जाएगा, PDF भी आपको वहीं मिल जाएगी। प्लीज अगर सेशन अच्छा लगे, मेहनत अच्छी लगे तो प्लीज एक बार इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और एक बार अपने दोस्तों के साथ में या जो भी स्टडी ग्रुप है एक बार शेयर जरूर करना है आपको। अभी बढ़ते हैं आगे। तो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं कि अक्टूबर 2022 में भारत और किस देश के बीच में सिम्बेक्स 2022 नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा सिंगापुर। तो ये सिम्बेक्स एक्सरसाइज है जो कि एक नेवल एक्सरसाइज यानी कि नौसैनिक अभ्यास है। ये अभी 26 से लेकर 30 अक्टूबर 2022 तक हुआ। किन किन देशों के बीच में हुआ? भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ। देखो नाम से क्लियर है, S मतलब सिंगापुर, I मतलब इंडिया। तो सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज इसकी फुल फॉर्म हो गई। बात आती है कि कहां पे हुआ। देखो ये इस तरह के जो प्रश्न होते हैं ना, एक्सरसाइज वाले, अभ्यास वाले, 2 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। नाम दे देंगे, पूछ लेंगे किन 2 देशों के बीच में हुआ, पूछ लेंगे कहां पर हुआ। तो ये हुआ है विशाखापत्तनम में, और ये इसका कौन सा संस्करण है? 29 नंबर का संस्करण है। यह अभ्यास 2 चरणों में हुआ। पहला चरण विशाखापत्तनम में हार्बर चरण कहलाया, और दूसरा चरण समुद्री चरण है जो कि बंगाल की खाड़ी में हुआ। आपको बता दूं, इस अभ्यास की शुरुआत 1994 में हुई थी, और शुरुआत में इसे एक्सरसाइज लायन किंग के नाम से जाना जाता था। फिर बताइए, अक्टूबर 2022 में भारत और किस देश की वायुसेना के बीच में गरुड़ नाम का अभ्यास का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा फ्रांस। तो कौन सा अभ्यास है? गरुड़ अभ्यास है, जो कि एक वायुसैन्य अभ्यास है, भारत और फ्रांस के बीच में होता है। अभी ये कब से कब तक? ये 26 अक्टूबर से 12 नवंबर तक। और कहां पे हुआ? राजस्थान के जोधपुर वायुसैन्य स्टेशन में हुआ। इस बार ये इसका कौन सा संस्करण था? 7वां संस्करण था। तो बताइए, अक्टूबर 2022 में भारतीय नौसेना ने मोजाम्बिक और किस देश के साथ पहले त्रिपक्षीय
नौसेना अभ्यास यानी कि IMT ट्राइलेट का आयोजन किया? तो आंसर होगा तंजानिया। तो याद रखना, भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया की नौसेनाओं के बीच में ये पहला त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास यानी कि ट्राइलेटरल एक्सरसाइज था। IMT का मतलब क्या हो गया? तीनों देशों के नाम आ गए, तीनों देशों के पहले कैपिटल लेटर ले लिए, इंडिया, मोजाम्बिक और तंजानिया। और ट्राइलेट मतलब हो गया ट्राइलेटरल एक्सरसाइज। ये अभी 27 अक्टूबर 2022 को शुरू हुआ और 29 अक्टूबर तक चला। अब बात आती है ये एक्सरसाइज हुआ कहाँ पे? ये तंजानिया में हुआ और ये पहली बार है जब भारतीय नौसेना इन नौसेनाओं के साथ एक अभ्यास में भाग ले रही है। तो इसमें भारत का INS तरकश और एक चेतक हेलीकॉप्टर ने हिस्सा लिया। दोनों की कैपिटल वगैरह याद रखना। मोजाम्बिक की कैपिटल होती है मापुटो और प्रेसिडेंट है फिलिप नुसी। वहीं तंजानिया की कैपिटल क्या है? डोडोमा और प्रेसिडेंट है सामिया सुलुहु हसन। अभी आपने पढ़ा था कि भारत ने गरुड़ नाम का एक्सरसाइज किया, किसके साथ में? फ्रांस के साथ में। कहाँ पे? राजस्थान के जोधपुर में। फ्रांस के साथ और कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हो आप? डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज करते हो, वरुण एक्सरसाइज करते हो, शक्ति नाम की एक्सरसाइज करते हो। फिर हमने क्या पढ़ा था? अगर मैं गरुड़ और शक्ति को एक साथ जोड़ूंगा तो बनेगा गरुड़ शक्ति। और ये गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज हम किसके साथ करते हैं? इंडोनेशिया के साथ में। इंडोनेशिया के साथ तो हम समुद्र शक्ति नाम की एक्सरसाइज भी करते हैं। और अभी पहली बार हमने उदार शक्ति नाम का एक्सरसाइज भी किया, किसके साथ में? मलेशिया के साथ में। एक मित्र शक्ति नाम का एक्सरसाइज भी होता है, वो हम किसके साथ करते हैं? श्रीलंका के साथ में। मित्र से आपको याद आएगा मैत्री, और मैत्री एक्सरसाइज हम करते हैं थाईलैंड के साथ में। और शक्ति से याद आएगा ऑपरेशन शक्ति। ये हमारा दूसरा परमाणु परीक्षण था जो कि पोखरण में हुआ था 1998 में। पहला 1974 में हुआ था, उसको नाम दिया था हमने स्माइलिंग बुद्धा। और शक्ति से ही आपको याद आएगा कोंकण शक्ति एक्सरसाइज, ये हमने किसके साथ किया? ब्रिटेन के साथ। वहीं आप देखोगे इस साल हमने संप्रीति नाम का एक्सरसाइज किया बांग्लादेश के साथ में, बांग्लादेश में ही। हमने सिम्बेक्स नाम का एक्सरसाइज किया सिंगापुर के साथ में। कहाँ पे? विशाखापत्तनम में। हमें विनबैक्स नाम का एक्सरसाइज किया वियतनाम के साथ में। कहाँ पे? हरियाणा में। हमने अल नजाह नाम का एक्सरसाइज किया ओमान के साथ में, राजस्थान में। हमने खंजर नाम का एक्सरसाइज किया किर्गिस्तान के साथ में। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। और हिमाचल प्रदेश के बकलोह में ही हमने वज्र प्रहार नाम का एक्सरसाइज भी किया अभी अमेरिका के साथ में। अमेरिका के साथ में तो आपने युद्ध अभ्यास नाम का एक्सरसाइज भी करते हो, जो कि हम करेंगे उत्तराखंड के औली में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं, ये भी आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताओ, हाल ही में गुजरात के किस स्थान में C-295MV विमान निर्माण परियोजना को शुरू किया गया? तो आंसर होगा वडोदरा। तो एयरबस का C-295 यातायात विमान अब भारत के गुजरात के वडोदरा में बनेगा। और कौन कौन बनाएगा इसे? टाटा ग्रुप और एयरबस ये मिलकर के बनाएंगे इसे। ये विमान पूरी तरह से स्वदेशी होगा। वैसे अभी 2023 से लेकर 2025 के बीच में 16 विमान तो अभी स्पेन से ही आएंगे। उसके बाद भारत में बने विमानों की आपूर्ति की जाएगी 2026 से लेकर 2031 तक। ये विमान एरो 748 यातायात विमानों की जगह लेंगे और इन विमानों को सैन्य और राहत कार्यों के लिए बेहतर माना जाता है। तो याद रखना कहाँ पे बनेंगे? वडोदरा में। अभी वडोदरा में आपको रेल यूनिवर्सिटी मिलेगी, उसका नाम बदल दिया गया, अभी गति शक्ति यूनिवर्सिटी कर दिया गया। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ भारत की पहली और एकमात्र परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी का नाम क्या है? तो आंसर होगा INS अरिहंत। और भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है? INS विक्रांत है, जिसका निर्माण हुआ था कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में। और आप जानते हो भी 12वां डिफेंस एक्सपो ये कहाँ पे हुआ? गांधीनगर गुजरात में हुआ, जिसका थीम याद रखना पाथ टू प्राइड। और बताओ देश का पहला वायुसेना विरासत केंद्र कहाँ पे बनेगा? तो आंसर होगा चंडीगढ़ में बनेगा। तो याद रखना ये सारे पॉइंट्स। बढ़ते हैं आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि अभी किसने फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस नाम की बुक को लिखा है? तो आंसर होगा डॉक्टर बिमल जालान ने। तो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री है डॉक्टर बिमल जालान और इन्होंने ये बुक लिखी है जिसका नाम है फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस। डॉक्टर बिमल जालान ये RBI के पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं।
वैसे वर्तमान में आरबीआई के पूर्व गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है। अच्छा, अगर आपको याद हो तो इसी साल इन्होंने एक और बुक लिखी थी और हमने कई बार उसे रिवाइज भी किया है हमारी रिवीजन वाली वीडियो में। अगर आप देखते होंगे तो आपको याद होगा। तो बताओ उस बुक का नाम क्या है? आंसर होगा द इंडिया स्टोरी। और अभी इन्होंने लिखी है फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस। दोनों बुकों के नाम याद रखना। बाकी अभी शशि थरूर, अभी इन्होंने कहा था कि बी आर अम्बेडकर के ऊपर ये बुक लिखेंगे और उस बुक का नाम होगा अम्बेडकर अ लाइफ। सॉजर्ड मारिन, इन्होंने बुक लिखी है विल पावर। और साहिल सेठ अ कंफ्यूज्ड माइंड स्टोरी नाम की बुक लिखी इन्होंने। और बुक से याद आएगा, हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह, इन्होंने एमबीबीएस की किताबों का अभी पहला हिंदी संस्करण लॉन्च किया था। तो यहीं से प्रश्न बन जाएगा कि बताओ देश में पहली बार कहां पे हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई कराई जाएगी? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश में। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इस साल जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है वो मिला था गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल को, उनकी बुक का नाम क्या है? मतलब किस उपन्यास के लिए उनको, किस बुक के लिए उनको ये पुरस्कार मिला? तो आंसर होगा टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए। अगर आपसे पूछा जाए कि किस राज्य का है ये जामताड़ा जिला, जो कि देश का पहला जिला बना जिसके हर गांव में पुस्तकालय है, लाइब्रेरी है, तो आंसर होगा झारखंड। और बुक से संबंधित 2 इंपॉर्टेंट डेज है वो याद रखना। एक तो है इंटरनेशनल चिल्ड्रन बुक डे, अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस, जो कि 2 अप्रैल को मनाया जाता है। और दूसरा है वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे, जो कि 23 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अक्टूबर 2022 में लॉस एंजल्स में आयोजित 50वें एनिवर्सरी सैटर्न अवार्ड्स में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार जीता? तो आंसर होगा RRR। RRR फिल्म है साउथ की। उसने लॉस एंजल्स में आयोजित 50वें एनिवर्सरी सैटर्न अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता। तो फिक्शन फिल्मों को दिए जाने वाले पुरस्कारों को ऑस्कर की दौड़ में पहला पड़ाव माना जाता है। और इस फिल्म के निर्देशक डायरेक्टर कौन है? SS राजामौली। अच्छा चलो, एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं। अभी पथेर पांचाली फिल्म को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स के द्वारा अब तक की सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया गया था। इस फिल्म के निर्देशक कौन है? तो आंसर होगा सत्यजीत रे। उनकी पहली फिल्म यही थी, पथेर पांचाली, 1955 में आई थी। और अगर मैं आपसे पूछूं कि 2023 में जो ऑस्कर होंगे यानी कि 95th अकेडमी अवार्ड्स, उसके लिए भारत की तरफ से ऑफिशियल एंट्री किस फिल्म को मिली है? तो आंसर होगा छेल्लो शो, गुजराती फिल्म है। और 2020 के लिए 52वां दादा साहब फाल्के अवार्ड किसे मिला? आशा पारेख को मिला। अभी 68 नंबर के जो नेशनल फिल्म अवार्ड 2022 हुए थे, उसमें बेस्ट एक्टर रहे थे 2 जने थे, अजय देवगन तानाजी मूवी के लिए, और सूर्या, साउथ के हीरो हैं सूर्या, सोराराई पोट्रू के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस थी अपर्णा बाल मुरली, सोराराई पोट्रू मूवी के लिए। तो इस साल जो 94th नंबर के ऑस्कर हुए थे उसकी बात करें तो उसमें बेस्ट फिल्म थी कोडा, बेस्ट एक्टर थे विल स्मिथ रिचर्ड पार्कर मूवी के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस थी जेसिका कैस्टेन द आई ऑफ टेमी फे के लिए, और बेस्ट डायरेक्टर रही जेन कैंपेन। ये नाम भी याद रखना आप। बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, हाल ही में कदमत तट और थुंडी तट को नीले समुद्र तटों की सूची में शामिल किया गया है। आपसे पूछ रहे हैं ये कहां पर है? तो आंसर होगा लक्षद्वीप। तो अभी अक्टूबर 2022 तक ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट पाने वाले भारतीय समुद्र तटों की संख्या कितनी हो गई है? तो आंसर होगा 12। एक तो ये आप याद रखना। ये जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट है ये दुनिया के सबसे स्वच्छ समुद्री तटों को दिया जाने वाला एक इको लेबल है। और ये देता कौन है? फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, जो कहां पर स्थित है? डेनमार्क में। तो अभी 2 भारतीय समुद्री तटों को मिल गए हैं, इससे पहले 10 रहे होंगे। और वो 10 कौन कौन से थे ये मैं आपको बता रहा हूं मैप के थ्रू। तो आप मैप में इसकी लोकेशन भी देख सकते हो और उनके नाम भी देख सकते हो, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अच्छा, यहां पे तो हमने बात कर ली कि कितने भारतीय समुद्री तट हैं जिनको ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिल चुका है, तो 12 आपने आंसर कर दिया। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में कितने रामसर स्थल हो चुके हैं, तो आंसर होगा आपका 75। ये आप जरूर याद रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अक्टूबर 2022 में उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए किस नाम से एक साझा पोर्टल लॉन्च किया? तो आंसर होगा सफल। तो अभी उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन? नवीन पटनायक, जिन्होंने अभी किसानों के लिए एक साझा क्रेडिट पोर्टल सफल को लॉन्च किया है। ये भारत का पहला ऑनलाइन कृषि क्रेडिट सुविधा पोर्टल है और इस पोर्टल की मदद से किसान
बैंकों के 300 से ज़्यादा सावधि ऋण उत्पादों का लाभ उठा पाएंगे। अच्छा, हम उड़ीसा के बारे में चर्चा करें उससे पहले आप मुझे बताओ, प्रधानमंत्री किसान योजना ये कब शुरू होती है और कहाँ से शुरू होती है? तो ये गोरखपुर यूपी से शुरू होती है। कब? 24 फरवरी 2019 को, जिसमें साल में आपको बताए किसानों को 2-2 हजार रुपये करके 3 किस्तों में टोटल 6,000 रुपये दिए जाते हैं। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में तराई एलिफेंट रिजर्व बनाने की मंजूरी दी है? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो अभी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में प्रोजेक्ट हाथी के हिस्से के रूप में तराई हाथी रिजर्व की स्थापना को मंजूरी दी है। तो इस तरह से ये भारत का तो 33वां और उत्तर प्रदेश का दूसरा एलिफेंट रिजर्व होगा, जिसका नाम है तराई एलिफेंट रिजर्व। अब ये दूसरा है, तो उत्तर प्रदेश का पहला कौन सा था एलिफेंट रिजर्व? 2009 में सहारनपुर और बिजनौर जिले के शिवालिक में अधिसूचित किया गया था उत्तर प्रदेश के पहले एलिफेंट रिजर्व को। बाकी तराई एलिफेंट रिजर्व याद रखना, ये भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित होगा। ये देश का 33वां होगा। और इससे पहले 32वां और 31वां कौन सा था? तो देश का 32वां एलिफेंट रिजर्व था तमिलनाडु का अगस्त मलाई एलिफेंट रिजर्व, और 31वें नंबर का था छत्तीसगढ़ का लेमरू एलिफेंट रिजर्व। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया था जानते हो ना? 1992 में। और प्रोजेक्ट टाइगर पूछेंगे तो 1973 में। आप जानते ही हो एलिफेंट डे, वर्ल्ड एलिफेंट डे हम कब मनाते हैं? जब इंटरनेशनल यूथ डे मनाते हैं, यानी कि 12 अगस्त को। और नेशनल यूथ डे कब मनाते हैं? वो हम 12 जनवरी को मनाते हैं, स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन को। अच्छा, स्वामी विवेकानंद जी के नाम पे एक यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया था। कौन सी यूनिवर्सिटी? तो ये प्रश्न ऐसे बनेगा वैसे आपसे कि भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ पे खुला? अमेरिका में। और किसके नाम पे? स्वामी विवेकानंद जी के नाम पे। अच्छा, हाथी से एक और प्रश्न आपको याद दिलाऊं। अभी एशिया के सबसे लंबे दांत वाले हाथी की मौत हो गई थी, उसका नाम क्या था उस हाथी का? भोगेश्वर। इसे मिस्टर काबिनी के नाम से भी जाना जाता था इस हाथी को। और कहाँ पे मृत्यु हुई? कर्नाटक के बांदीपुर टाइगर रिजर्व में। तो ये सारे इससे रिलेटेड पॉइंट्स आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में चर्चा में रहा हैलोवीन फेस्टिवल, ये किस देश में आयोजित किया गया या किस देश में मनाया गया? तो आंसर होगा साउथ कोरिया में। अब ये चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि अभी इसमें भगदड़ हुई और 150 से ज़्यादा लोग यहाँ पे मारे गए। तो अभी ये चर्चा में है काफ़ी, तो ये आप ध्यान रखना। अच्छा, पहले हम ये जान लेते हैं कि ये हैलोवीन क्या है। तो हैलोवीन एक त्यौहार है जो हर साल 31 रात को मनाया जाता है। और इस त्यौहार में क्या होता है, लोग भूत चुड़ैल जैसे अलग अलग ड्रेस पहनते हैं, मतलब भूत प्रेत जैसे दिखने की कोशिश करते हैं। इस तरह की ड्रेस पहनेंगे, इस तरह का मेकअप वगैरह करेंगे। ये जो फेस्टिवल है या ये जो कार्यक्रम है, ये पश्चिमी देशों में मनाया जाता है। एक ही देश नहीं है, कई देशों में मनाया जाता है। और इसे मनाने का मुख्य उद्देश्य होता है अपनी आत्मा को पवित्र करना। लोगों का विश्वास है कि इस रात को भूत और इंसानों के बीच में संपर्क होता है, इसलिए लोग भूत जैसी पोशाक पहनते हैं। तो अभी ये चर्चा में क्यों रहा? तो अभी साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल में ये कार्यक्रम चल रहा था, भगदड़ मची और 150 से ऊपर लोग मारे गए। और इस घटना के बाद साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट है यूंग सुक येओल, इन्होंने 30 अक्टूबर 2022 को इस घटना के बाद राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में घोषित किया।